हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे अभ्यास सीरीज में पेपर 2 पार्ट बी दैट इज सोशियोलॉजी, उससे रिलेटेड कुछ हम लोग अप्रोचेस, नोट्स मेकिंग प्रोसेस और आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों को पे बात करेंगे। Previously, in the ethics case study section, I have told you that we're going to discuss entrepreneurship in the next session. But due to some demands, I have to make the Abhyas series on sociology paper. So let's discuss sociology section, and after that we will discuss the entrepreneurship section, that is paper 4 part B. So let's start with the paper 2 sociology. First of all, you should keep in mind two to three things before approaching or before making notes of sociology. First of all, this subject is the latest one, but latest के साथ साथ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा कुछ इंट्रोडक्शन इसका 2020 के एग्जामिनेशन से ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। लेकिन हाउ दिस सब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम 2020 सिलेबस एंड 2024, you have already seen that in 2024 there was only a single unit dealing with sociology, but here are overall 5 units. Means sociology का जिस समझिए कि इसको ऐड किस लिए किया गया है। इस पूरी यूनिट को अगर आपने प्रॉपरली देखा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी विच इंक्लूड्स फैमिली, फैमिली से ही कोई सोसाइटी स्टार्ट होती है, किनशिप, लिनेज, क्लैन, गोत्र, इनके साथ साथ फिर हमारा उस सोसाइटी बढ़ने के बाद एक ओवरऑल इंडियन सोसाइटी के चैलेंजेस के बारे में बात करी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फिर रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी, पहले सिंपल सोसाइटी कैसे बनी, उसके बाद उस सोसाइटी में आपकी चैलेंजेस क्या है, अच्छाई क्या बुरा है, उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं। फिर एक सोसाइटी आती है रूरल और अर्बन, मीन्स यहाँ पर सोसाइटी के बाद टाइप्स में डिवाइडेड कर दिया गया है, और कौन से टाइप्स आए, रूरल और अर्बन, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बात करी गई है। फिर नेक्स्ट सिलेबस में क्या आता है, यूनिट 4 में इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। अब ये जो चीज़ है वो टाइप्स ऑफ सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट शो किया गया है। व्हाट इज दैट इज इम्पैक्ट ऑफ these phenomena on society and what are the changes that we have witnessed on the society. तो उस प्रकार से फ्रेम किया गया है कि what were the impact of LPG reforms on the population. Clear? एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। अब फैमिली बनी, फैमिली से सोसाइटी बनी, सोसाइटी की कुछ अच्छाई बुराइयाँ पढ़ी, फिर हमने उसको सोसाइटी के कुछ टाइप्स पढ़ लिए, फिर उसका इम्पैक्ट पढ़ लिया हमने, एक देयर इज अ बिग चेंज इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज एलपीजी। उसके बाद अब आती है, इन सब चीज़ों के बाद एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे होने चाहिए। मतलब अगर सिंपल पॉपुलेशन और एक ह्यूमन रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, अगर आपको पता है, पॉपुलेशन एक नॉर्मल पॉपुलेशन है जो रह रहे हैं, अपने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, बट इट बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स व्हेन यू प्रोवाइड प्रॉपर स्किल्स टू दैट पर्सन एंड इट बिकेम यूजफुल फॉर द सोसाइटी एंड ओवरऑल फॉर द नेशन, तो दैट बिकेम प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स। सो सेम थिंग हैज बीन एडेड इन अवर सिलेबस कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या है और उनसे रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स। तो अब ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बनाने में कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनको खत्म करने के लिए, रेडिकेट करने के लिए व्हाट आर द वेरियस स्कीम विच आर रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन चीज़ों को देखा गया। तो ओवरऑल आप पेपर देखेंगे, हम जो पेपर 2 में लास्ट टाइम सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो पुराने पेपर्स में थी, अगर प्रीवियस स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो आपको थोड़े से कुछ टॉपिक्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। ये वाला जो है इसमें बहुत कुछ पोर्शन आपका पुराना ही, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू दी सोशल क्लासेस एंड देयर वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। ये जितना भी वाला पोर्शन है इसके नोट्स प्रॉपर बना के रखो, एक बार बन जाएंगे, हमेशा काम आएंगे, बस अपडेट करना होगा कुछ रीसेंट डेटा और फैक्ट्स। जैसे कि आपको इस नोट्स में क्या करना है, प्रॉपर सिंपल क्या करनी है, डेफिनेशंस लिखनी है। पहले आप डेफिनेशंस लिखिए, और डेफिनेशंस लिखने के बाद उससे रिलेटेड स्कीम्स लिख लीजिए, और स्कीम्स के बाद आप इसमें लिखिए उनका डेटा। डेटा कौन निकालता है इनसे रिलेटेड, या तो आप डेटा निकालेंगे सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे से, या आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से डेटा आ जाएगा आपका, या पीरियोडिक लेबर फोर्स से डेटा निकल जाएगा, ठीक है। ये 3-4 प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जिनके डेटा इज वेरी ऑथेंटिक एंड we can use these data for reference in our answer writing.
क्लियर? दिस इज 4.2 इश्यूज रिलेटेड टू सोशल क्लास देयर वेलफेयर प्रोग्राम. कौन कौन से? सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, women, underprivileged, displaced groups arising out of development projects, issues related to girls education. सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है एमपीपीएससी एग्जामिनेशन की? इट आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली, लाइक इट हैज आस्क्ड व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया. क्लियर कट क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है. तो दो इट इज़ अ वेरी इजी पेपर. आप क्लियरली आप सिंपल सा जाए, नेट पर सर्च करें, आपके नोट्स में है, आप सिंपल डालोगे इश्यूज रिलेटेड टू गर्ल्स इन एजुकेशन, यू गॉट लॉट ऑफ कंटेंट. सो नो नीड टू वरी, बस इसको बना के रख लेना है. सेकेंड अगर आते हैं यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, पंचायती राज, इनके लिए भी बेसिक कोई भी जो बुक्स हैं नोट्स बनाइए और इसमें आप एग्जाम्पल्स जरूर कोट करिएगा. जितने भी एनजीओस के नाम हैं कोशिश करो एनजीओस के नाम विथ सेक्टर्स. ठीक है, बात यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड करी गई है और रोल ऑफ एनजीओज इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो सेक्टर्स मींस आपके रूरल लाइवलीहुड को करने के लिए, क्लियर, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है या एनी एनजीओ अटैच्ड विद, इनके एग्जांपल्स याद करिए. डेफिनेशन बेसिक डेटा तो आप लोग पता कर लेंगे नोट से अपने आंसर राइटिंग में. इसके साथ अगर आप किसी जैसे फॉर एग्जांपल प्रथम ऑर्गेनाइजेशन which is a very famous organization working towards the education, primary education, Akshay Patra Foundation, providing foods, it providing midday meals also for the students. फिर हेल्पेज इंडिया, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके एल्डरली पीपल के लिए काम करते थे. देयर आर वेरियस ग्रुप्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. आप कैन रिलेट दीज थिंग्स विथ योर करंट टॉपिक्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल जैसे 31st को, मैं बार बार इसका एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, बिकॉज अहिल्याबाई होलकर का जो फेस्टिवल है और जो उनके बर्थ एनिवर्सरी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग इन आवर स्टेट, इट गिव्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस और इतनी सीख दे रहे हैं आपको हर फील्ड में कि आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि 31st मई को पीएम मोदी जी आपके भोपाल आ रहे हैं एंड दे आर ही इज इनॉग्रेटिंग वेरियस और प्रोवाइडिंग सम फाइनेंशियल एड टू वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन मध्य प्रदेश. तो आपको जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना विच आर लेड बाय वुमेन, इसको हमेशा कम से कम 5 से 6 तो याद करके रख लीजिए. और स्पेशली अगर एमपी के मिल जाए तो और अच्छा है, एमपी का एग्जाम है. क्लियर? तो इसको लिखने से आपका आंसर में जो एनरिचमेंट पे हमारा अभ्यास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वो बहुत अच्छे से एनरिच हो जाएगा. और जो कॉमन आप पॉइंट्स लिखते हैं नॉर्मली कि ये चीज़ें है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रमोट करने के लिए होते हैं, ओवरऑल लोगों का साथ करने के लिए है, सारे लोग आएंगे साथ में काम करेंगे, तो ये सब चीज़ तो हर कोई लिख कर आएगा. लेकिन आप कैसे अलग हो सकते हैं, इट विल मेक डिफरेंस ओनली बाय एडिंग वेरियस एग्जाम्पल और illustrating your answer with an example. Next, if we move towards status of tribes in Madhya Pradesh. We have already read about tribes in Madhya Pradesh in our prelims examination also. Just you have to focus on their social structure, customs, beliefs, marriage, kinship, religious beliefs. MPPSC has specified what you have to read about various tribes. Just the names of the tribe and the region where they reside is not enough. It is enough in prelims examination, but though they had added a separate unit for that, it is not also enough. If your unit 10 is good in prelims examination, this unit will also be, you will excel in this unit also. So unit 10 of prelims examination and this point of mains examination, you can make separate notes or single notes. तो इन चीज़ों को साथ में रख के चलिए. ट्राइब्स रिलेटेड जो भी चीज़ आएंगे, राइट डायमेंशन ऑफ ट्राइब्स, मतलब अगर आप ट्राइब की कोई भी डायमेंशंस करेंगे तो ट्राइब्स में उनकी नेम और लोकेशन के साथ आप कितने जो डायमेंशन दिए हैं इन डायमेंशन का यूज़ करके आप अपने प्रीलिम्स के नोट्स में भी हेल्पफुल रहेंगे और मेंस के नोट्स के लिए भी चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी. क्लियर? एंड फोक कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, सेम. दिस फोक कल्चर इंक्लूड्स, व्हाट डज द कल्चर इंक्लूड्स, इसमें आपके डांस आएंगे, ड्रामा आ जाएगा
और क्या आ जाएगा, म्यूजिक आ जाएगा, म्यूजिक के बाद लैंग्वेज आ जाएगी। तो ऑल दीज थिंग्स यूज टू रीड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स की जो चीजें हैं वो आपके मेंस में भी, तो ये जो दो पार्ट्स हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट में या फिर प्रीलिम्स के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट्स वाई हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं होती या मेंस की नहीं होती है, इट इज द होलिस्टिक प्रिपरेशन। नाउ यू कैन रिलेट कि दीज टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी रेड इन अवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो क्यों ना हम इनको एक सेपरेट नोट्स बना के रख लें, आपको फैक्ट्स भी आसान हो जाएंगे और उनका मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस को कैसे फेस करना है ये भी आसान हो जाएगा। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये वाला जो टॉपिक है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर कट। अब आप अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डालोगे आपको पूरे डायमेंशन मिल जाएंगे, बस लिखने का तरीका आपका डिफरेंट होते रहना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल NEP, vision, principal school education, higher professional education, online digital education, adult education, and lifelong learning. What this syllabus demands? It demands all the dimension, and MPPSC has specified that in NEP what is written about school education, in NEP what is written about higher education, what is the status of higher education, how much we will increase the gross enrollment in higher education, till which year we will do this, what will be the initiative that we will take for higher education, what should be the curriculum for higher education in India. All these things are given in NEP 2020. So you have to read all these things. सिंपल जाना है, NEP खोलना है, उसका विजन देखना है, उसका प्रिंसिपल देखना है, हायर एजुकेशन के लिए जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो जो फैक्ट्स दिए हुए हैं आप उनको लिखिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए, अडल्ट और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी तैयार करना है कि what means, what is higher education, what is lifelong education, and okay, sorry, what is lifelong education, what is digital education, what is adult education. कभी भी आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं या नोट्स मेकिंग पे फोकस कर रहे हैं और यू आर फोकसिंग फॉर आंसर राइटिंग, यू शुड नो व्हाट इज व्हाट। ओके, मतलब जो है पहले उसका मतलब समझो, मतलब सबको समझ में आ रहा है बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। जो डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखने वाले हैं, लेम लैंग्वेज डेफिनेशन नहीं, उस प्रॉपर डेफिनेशन के बेसिस पे ही यू कैन मेक सेवरल डायमेंशन विच विल बी यूज लेटर ऑन इन योर आंसर राइटिंग। क्लियर। ये तो यूनिट 4-5 हो गई। 4 में आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ा। क्या बोला है पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, व्हाट वाज द चेंज दैट वी हैव फेस आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब चेंज हुआ, किस पे चेंज हुआ, आपको वो फैमिली पे पढ़ना है, एजुकेशन पे पढ़ना है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लियरली बोल दिया आपको, मतलब सीधी सी बात है कैसे तैयार करना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका कब से स्टार्ट हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ, व्हेन, देन उसके इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट में आप इनके दोनों पढ़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों पे फोकस करेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे उन्होंने डायमेंशन दे दिया है आपको कि फैमिली पे बताइए, एजुकेशन पे बताइए, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली बात बताइए। ठीक है, तो एक ओवरऑल हम आंसर इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अलग अलग ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस अलग से लिखिए, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी ये अलग सा कोर सोशियोलॉजी का टॉपिक है। ठीक, ये आपकी बाकियों से नहीं सिलेक्ट करता इसलिए इसको स्टार लगाएंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हाउ, और इसके पॉजिटिव नेगेटिव, क्या अच्छा है, क्या बुरा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे हो रहा है। ठीक, फिर सोशल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, फैसिलिटेटर्स, इनहेबिटर्स, डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ये आपका क्या है, प्रॉपर सोशियोलॉजी का है। अभी हम सोशियोलॉजी वाला पोर्शन करेंगे तब रिलेट करेंगे। नेक्स्ट, कल्चर एंड डेवलपमेंट, कल्चर एज एड इम्पीडियंट पोस्ट मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, कल्चर एंड डेवलपमेंट वाली बात, सीधी बात कही कि कल्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है और कल्चर
क्या है प्रोसेस, क्या है डेवलपमेंट के साथ साथ विद डेवलपमेंट व्हाट आर द चेंज, विद मॉडर्नाइजेशन व्हाट आर द चेंजेस इन द कल्चर. क्लियर. नेक्स्ट, population growth and distribution in India. Growth since 1901 causes and effect. अब population growth and distribution in India 1901 से हमारे भी सेंसस कहाँ से आ चुके हैं 2011 तक. ये हमारा ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं वाला टॉपिक सेंसस. उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपके सेंसस से रिलेटेड, ऑल फैक्ट्स रिलेटेड टू सेंसस. ठीक है. डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन की वाली बात करी है ना, तो डेंसिटी कितनी है आपके हर एरिया की डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट डेंसिटी स्टेट इन द कंट्री. ग्रोथ कैसी हो रही है 1901 से 1911 तक किस टाइप की ग्रोथ थी, फिर 1911 से 1921, देन फर्दर ऑन ट्रांजिशन ईयर. ऑल दीज जो प्रॉपर आपके ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है. फिर कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, morbidity, migration age and sex composition. All these things ये हमारा क्या है, ये vital statics वाला जो टॉपिक आपका शुरुआत में था उससे रिलेटेड है. सिंपल सा जाना है, इनकी डेफिनेशन देखना है और इनका डेटा कलेक्ट करना है. क्लियर. क्या होगा इसमें, सिंपल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्लस इनके फैक्ट्स पता होने चाहिए जिनके सोर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, NFHS और SRS. फिर यूनिट 3 पे आते हैं रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी, डिफरेंट डायमेंशन, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी, रूरल अर्बन डिफरेंसेस, रूरलिज्म एंड अर्बनिज्म, पीजेंट स्टडीज, पंचायती राज सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर 73rd अमेंडमेंट एक्ट, रूरल लीडरशिप, फैक्शनलिज्म, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल. ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा जो हमने प्रीवियसली नहीं करा है. तो डेफिनेटली इस टॉपिक के लिए जितना कंटेंट आपको दे रखा है, आप किसी भी नोट से पढ़ रहे हैं, कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, आप इसको सिंपल जितना दिया है उसको पढ़िए और आगे बढ़िए. जैसे कि पूछा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन कम्युनिटी, बस कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, आगे बढ़िए. क्या चेंजेस है, क्यों कॉसेस है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा आपको सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू भी आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो इट रिक्वायर्स प्रॉपर सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. जिनमें मैंने सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, अपने नोट्स में देख के जितना बोला है उसे लिखिए और साथ में कुछ एग्जांपल से उसको कोट करिए. फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर, दैट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन. ये सिंपल क्या है, इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. और ये इन क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है इसमें से जो 2 मार्कर्स है ना वो बहुत अच्छे से बनते हैं. जैसे कि सिंपल सी पूछ लेते हैं ये, व्हाट इज किनशिप, व्हाट इज क्लैन, व्हाट इज गोत्र. सिंपल क्वेश्चन आता है इनसे. फिर एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, फैमिली क्या होती है, फैमिली क्या चेंजेस क्या आए हैं, मॉडर्नाइजेशन के साथ फैमिली में क्या चेंजेस आए हैं. तो इस प्रकार के इससे क्वेश्चंस बनते हैं. फिर डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस, इसमें आपको ये जितने भी इश्यूज थे, इश्यूज वाला जो अपना प्रीवियस चैप्टर्स थे उनसे रिलेटेड चीज़ों की बात करी है. ठीक है. कैसे, कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी, पीपल ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. अब पीपल ऑफ इंडिया की बात करे गए हैं तो इंडिया के लोग कैसे हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट. ठीक है. तो यहाँ हमें इनकी क्या स्पेसिफिकेशन या फीचर्स पे फोकस करना है. इजी है. आप एक चीज और याद रखना, ये जो 2 टॉपिक्स है ना, जैसे कि अगर टॉपिक दिया ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, साइबर क्राइम, इसमें जितना आप करंट से अपडेट रहेंगे ना आपका आंसर उतना अच्छा एनरिच होगा. अब ड्रग के लिए कोई मिशन है या फिर कोई ड्राइव चल रही है, एंटी ड्रग ड्राइव, नशा मुक्ति ड्राइव चलती रहती हैं, यू कैन कोट दीज इन योर आंसर राइटिंग्स. क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस, कोई ना कोई डेटा आता रहता है इनसे रिलेटेड. क्राइम अगेंस्ट वुमेन का एक अलग NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, यहाँ पर आपको अगर लगेगा तो आप यहाँ पर किसका डाटा कोट करेंगे, NCRB का डेटा. ये सारे क्राइम्स अगेंस्ट वाली बात टॉपिक्स दिए हैं. करंट डिबेट, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया, इस वाले सेक्शन में तो जितना अच्छे से आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन में अभी क्या हो रहा है. जो हमारी सोसाइटी पहले की थी, मॉडर्नाइजेशन में इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. We are giving less priority to family values. We are focusing on our individual growth. We are not
bound to live with our families or in their values. We make our own value. We live in our own choices. On the basis of that, there are increase in crime rates and families are क्या कह रहे हैं, टूट रही हैं प्रॉपरली, डिवोर्सेस केस ज्यादा हो रहे हैं. ठीक है, इन सब चीजों में जितना आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, जितना आप कंडीशन चेंजेस देखते हैं, वो चीज आप उसमें कोट करके लिखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. फिर प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग कट गया है. ठीक है, तो नेशन बिल्डिंग की जो प्रॉब्लम्स है, तो नेशन बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है. एक नेशन कैसे बनता है, नेशन प्रॉपरली बनता है, एक टेरिटरी होती है, और मेनली किससे बनता है, पॉपुलेशन से. तो हमारे इंडिया के नेशनल बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम्स है, जो आपने, if you remember, we have read this topic, exactly same type of topic in our polity section. Casteism, diverse culture, diverse religion, sects, language, इनकी डिमांड्स के बेसिस पे हमारे नेशनल बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो ओवरव्यू था, ओवरऑल मैं आपको पूरा नहीं समझा रही थी. अगर आपको बोला जाए सोशियोलॉजी के पेपर में, अगर मैं आपको दो चीज़ों पे बोलूँ तो हमेशा याद रखना, ये वाला पेपर आप अपने डेली जो लाइफ है उसके, अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं तो आपके लिए प्रॉपर बहुत आसान हो जाएगा. और साथ में करंट से अपडेट रहो. और ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जो स्पेसिफिक सोशियोलॉजी जो मैंने अंडरलाइन करी थी, उसमें जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन आप याद करके, सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन से याद करके आप अपने नोट्स पर फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्कर में स्पेशल सोशियोलॉजिस्ट के बेसिस पर कुछ डेफिनेशंस पूछी गई थी. क्लियर? तो इतना करना है. कुछ चीज़ें पुरानी ऐड है, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं. सिंपल अपडेट करिए और आगे बढ़िए. ज़्यादा दिमाग लगा के बहुत सारी रिसर्च नहीं करनी है हमें सोशियोलॉजी में. आपका जितना अवेयरनेस, क्रिएटिविटी होगी, उतना अच्छा आप आंसर्स लिख सकते हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज है इस पेपर की. तो बहुत ज़्यादा रटने पे फोकस नहीं करना है. हाँ, कुछ चीज़ है जैसे कि वर्ण, ऋण, यज्ञ, कितने ऋण होते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी एग्स, हाउ मेनी संस्कार, आश्रम, पुरुषार्थ, ये वाले जो यूनिट्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा रटना पड़ सकते हैं. ये ना करेंगे, 16 पुरुषार्थ है और 4 संस्कार हैं. ठीक है, दिस शुड नॉट बी द केस, बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड डायरेक्टली इन आवर मेंस एग्जामिनेशन. राइट नंबर ऑफ संस्कार, राइट द संस्कार विच आर परफॉर्म बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ. मैरिज से रिलेटेड कौन सा संस्कार है, एजुकेशन से रिलेटेड कौन से संस्कार हैं. तो इस टाइप से थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, तो याद होना चाहिए उस सेगमेंट्स में. आश्रम्स, विच आश्रम. ओके, सो थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको याद करने पे फोकस करना पड़ेगा. बाकी तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक को डेफिनेशन आपने कर ली प्रॉपरली, तो यू कैन राइट आंसर एज पर योर क्रिएटिविटी एंड अवेयरनेस. क्लियर? सो लेट्स मूविंग फर्दर. अब आंसर राइटिंग देखते हैं हम. ओके, पहला क्वेश्चन है 2 मार्कर का. व्हाट इज मेंट बाय कल्चरल सिंक्रेटिज्म. देखिए, कल्चर पता है, सिंक्रेटिज्म मतलब सिंक हो रही है कोई चीज, सिंक यानी आके मिल रही हैं. तो व्हेन डिफरेंट कल्चर्स साथ में मिलते हैं और उनके बाद एक नया कल्चर डेवलप होता है, इज कॉल्ड एज कल्चरल सिंक्रिज्म. एग्जाम्पल, जैसे कि आपका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा आती है, गंगा जमुना तहजीब. सुना है आप लोगों ने? यस, गंगा जमुना तहजीब. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल सिंक्रिज्म. इसमें क्या हुआ था ओवरऑल अगर हम देखेंगे, चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. 4 लाइन दी हुई थी. पहले तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसके बाद इसके लिखने की तरीके पे बात करेंगे. ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स, ठीक है, into a new cohesive cultural system occurs due to trade, conquest, migration and globalization. Clear? पहला इसमें जो कीवर्ड आया that is cultural elements. So what are the cultural elements? कल्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? इफ यू रेड हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं? कल्चर में आपका आर्किटेक्चर आ जाता है, योर लैंग्वेज आ जाती है, फिर आपकी क्लोथिंग हैबिट्स आ जाती हैं, योर ईटिंग हैबिट्स एंड योर रिचुअल्स.
ऑल दीज कम्स अंडर कल्चर. सो इन कल्चरल एलिमेंट्स का क्या हुआ, अ न्यू उसमें कोहेसिव फॉर्म में बना. अब ये कैसा डेवलप हो रहा है, इफ वी टॉक अबाउट इंडियन कल्चर, हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन, सॉरी हरप्पन सिविलाइजेशन, दैट वी केम टू वैदिक कल्चर, देयर वर सम फीचर्स इन वैदिक कल्चर. they have they does not have proper language but they have different क्या कहना चाहिए, रिचुअल्स थे उनके प्रॉपर. विद टाइम देयर बिकेम अ प्रॉपर, क्या कहना चाहिए, कोहेसिवनेस आपकी स्टार्ट हो जाती है. विद टाइम एक प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप स्टार्ट हो जाता है, होना स्टार्ट हो जाता है. प्रॉपर आर्किटेक्चर हम देखते हैं. लिटरेट वैदिक के टाइम के बाद हमारा जो जनपद एरिया आता है, मौर्यन एम्पायर आता है, स्टोन इंस्क्रिप्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं. देयर आर वेरियस इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका विच वर रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, खरोष्टी स्क्रिप्ट्स. इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस स्क्रिप्ट्स, तो कैसे डेवलप हो रही है. देयर वॉज द एक्सपेंशन ऑफ अशोक एम्पायर इन द वेस्टर्न northwestern part of the Indian subcontinent, and with that expansion there are influence of interaction of different communities along with them. So hence developed a different scripts, and he had placed his inscription in different scripts in overall Indian subcontinent. So same with the case, आप ट्रेड करने जा रहे हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड हो रहा है, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ की कुछ चीज़ें आप यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ की वहाँ जाती हैं. कॉन्केस्ट हुआ, जैसे अशोका के टाइम पे बताया. माइग्रेशन हुआ आपके पास, जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था, तो देयर आर वेरियस पीपल फ्रॉम द पाकिस्तान, दोज वर हिंदूज विच वर रिसाइडिंग इन द लाहौर एंड अदर एरियाज. दे केम टू इंडिया एंड सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. If they are residing and they are belong to a certain religion, for example they belong to Sikhism and they are presently residing in the eastern Madhya Pradesh or western eastern MP, sorry eastern UP, but their population is less as compared to the normal population. They are speaking a different language, but with time they evolved and they also started the language which are used in our eastern UP or eastern MP region. So क्या हुआ, एक कल्चरल सिंक्रिज्म हुआ. दे हैव अडॉप्टेड ऑल दी रिचुअल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन दैट एरिया. क्लियर. तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कल्चर सिंक्रिज्म का. हमारे ग्लोबलाइजेशन वाला कैसे है, इंडियन पीपल्स फ्रॉम पंजाब, दे आर रिसाइडिंग इन कनाडा, ठीक है, वहाँ की चीजें आ रही हैं. इंडो आर्यंस का जो कॉन्सेप्ट था, या फिर जो हम एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बाहर से आके कोई यहाँ डेवलप रहना स्टार्ट होता है, उनके कुछ कल्चर, उनका कुछ रहने का तरीका, दे अडॉप्टेड सम और कल्चर्स. ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट. अगर गंगा जमुना तहजीब की बात करें, तो जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा है, मुगल आर्किटेक्चर कैसा था, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था. इट हैज अडॉप्टेड various specification or features of Indian architecture style and some Islamic architecture style. That will not going to detail in that, but हुआ यही. उर्दू हमेशा बोला जाता है, उर्दू वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स. उर्दू इंडिया में ही डेवलप हुई है. इट वॉज अ मिक्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, अरेबिक लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस के उससे मिक्स के बन के एक उर्दू लैंग्वेज बनी है. मीन्स हेंस क्या है, सिंक्रिज्म से आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस, आपकी राइटिंग स्टाइल, योर वे ऑफ क्लोथिंग, योर वे ऑफ ईटिंग, इट्स चेंजेस. आपको नहीं पता कि आज आप जो ओरिजिनल खाना खा रहे हैं या ओरिजिनल ड्रेसेस पहन रहे हैं, ये आपकी ही ओरिजिनल है और दे हैव केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कंट्री. सो इट इज कॉल, अब आप इतनी अच्छे से इस चीज में घुल मिल गए हैं कि डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो गया है. क्लियर. सो ये हो गया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात. लिखना क्या है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी, एक डायमेंशन, फिर उसका डेफिनेशन के बाद एक प्रोसेस लिखा कि भाई कल्चर सिंक्रिज्म कैसे हो रहा है, और प्रोसेस के बाद आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल. तो 3 डायमेंशन कवर हो गए. मूविंग ऑन, difference between Varna and ashram system. I have told you many times, if the question come with difference between, I have written only 2 points, but you have to write this heading point. Okay, you can write this heading point above so that you can utilize all these 3 to 4 lines for proper content. Clear. I had made a mistake while writing, but you don't have to do it, so that other points or more points can be added. For example, Varna system and ashram system. One more thing, you do not have to use the base points for here. Okay, if you are writing aloud, you can add basic points, but
No need to use base points in a 2 marker difference based question. Okay, just write, make a chart difference pattern. एक साइड दूसरी हेडिंग, एक साइड दूसरी, सिंपल पॉइंट्स में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल है. वर्क बेस्ड डिवीजन. फर्स्ट, लाइफ साइकिल बेस्ड सिस्टम टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन वर्क, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. यहाँ पर हम एग्जाम्पल रख सकते थे कौन कौन से वर्ण होते हैं, और यहाँ पर आप आश्रम के लिख सकते थे, तो 3 पॉइंट्स इजीली हो जाते. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वोकेशनल एजुकेशन. नाउ एग्जामिनेशन हैड आस्क्ड ओनली टू डिफाइन वोकेशनल एजुकेशन. अब आपको डिफाइन करना है, कोई भी चीज डिफाइन के साथ आए तो लेके चलो, कुछ डिफाइन के साथ मुझे एक एग्जाम्पल तो कोट करना ही करना है. और हमने बात करी है कि आप 2 मार्कर के क्वेश्चन में 3 अलग अलग डायमेंशन, एटलीस्ट 2 डायमेंशन तो डालना ही चाहिए. सो क्या लिखा, इट इज अ ट्रेनिंग दैट टीचर्स पीपल द स्किल दे नीड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और करियर. थोड़ा सा शॉर्ट करा. स्किल्स कौन सी चाहिए है, नर्सिंग असिस्टेंट की होती है, कारपेंट्री की है, ऑटोमेटिव की होती है, एटसेट्रा. दीज आर द स्किल्स. और इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज और इनिशिएटिव हैं, ITI कोर्सेज, एक संकल्प इनिशिएटिव है. ठीक है. सो कुछ स्कीम्स के, जैसे वोकेशनल एजुकेशन के लिए बहुत डेटा है, कुछ स्कीम्स चल रही हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनके बेसिस पे आप ऐड. तो 3 प्रकार के डायमेंशंस यहाँ पर क्लियरली शो हो गए हैं. डेफिनेशन लिखी, फिर उसमें स्किल से अलग से स्किल बता दी, कौन सी स्किल पे आपके वोकेशनल एजुकेशन दिया जाता है, या वोकेशनल एजुकेशन कौन सी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ कोर्स या इनिशिएटिव. 3 डायमेंशन हो गए. क्लियर. नेक्स्ट, दापा प्रथा. ये MP पोर्शन से है आपका. ठीक है, MP. अब प्रथा है तो इसको पूरा क्या है, आपको कोई प्रथा के बारे में एक्सप्लेन करना है. अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास फैक्ट्स हैं, यू कैन राइट 3 और फैक्ट्स. ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए. क्या लिखा, अ डॉरी प्रैक्टिस प्रेवलेंट अमंग भील एंड भिलाला ट्राइब्स इन झाबुआ. 2-3 बातें एक साथ हो गई. ये एक डॉरी प्रैक्टिस है जो ये लोग मनाते हैं और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में. तो एक पॉइंट में हमने 3 बातों को लिख दिया. फिर डॉरी गिवन बाय ग्रूम साइड टू ब्राइट साइड. ओके, साइड लिख सकते हैं आप. फिर इसको खत्म करने के लिए इनिशिएटिव या करंट से आप जोड़ना चाहें तो देयर इज अ अभियान कॉल्ड साथीधार अभियान, स्टार्टेड इन 2016 टू एंड दिस प्रैक्टिस. क्लियर. वी हैव गिवन 3 डायमेंशंस. Okay, next. 7 marker question. In the 7 marker question, I have brought this questions for making a presentation if you have to write different aspects. Okay, I hope it is clear, but in this screen, somehow it is looking not clear or neatness, but you can use this type of presentation in your 7 marker question if you have to write some dimension and you have to write the point of this those some dimensions also. ठीक है. क्या है, फंक्शंस ऑफ फैमिली पूछा है डायरेक्टली, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्या करा है, इसमें एक्सप्लेन कर दिया है फैमिली क्या होती है इंट्रोडक्शन में. इट इज एज पर योर चॉइस. if space doesn't allow, if time doesn't allow, you don't have to write the definition. सीधा यूनिवर्सल फंक्शंस यहाँ बीच में आता और आप इसको और प्रॉपरली तरीके से लिख सकते थे. क्या लिखा है, फैमिली आर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ पीपल रिलेटेड टू ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन फंक्शंस. क्लियर. जैसे अभी हमने बताया कि फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. फैमिली के जब टॉपिक पढ़ेंगे, क्या होती है, कैसे होते हैं, क्या फंक्शंस है, व्हाट आर द चेंजेस इन फैमिली एज पर द मॉडर्नाइजेशन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, क्या करना चाहिए. ठीक है. तो देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस. तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ेंगे आप इसके डायमेंशन बनाइए. एक तरीका तो ये होता सिंपल फंक्शन में आप 1 2 3 4 करके लिखना स्टार्ट कर देते, लेकिन एग्जामिनर को जैसे ही वो देखेगा कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल पे बात करी है, तो आपके अंदर वाले पॉइंट्स आप 1 लिखें, 2 लिखें, या थोड़ा बहुत अगर आप उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ भी कर देते हैं तो चीज़ें छुप सकती हैं, बिकॉज यू हैव मेड दोज सेक्शनल पॉइंट्स वेरी इम्प्रेसिव और प्रॉपर. बायोलॉजिकल, सेक्सुअल सर्टिफिकेशन बाय मैरिज, कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन. साइकोलॉजिकल में क्या फंक्शन है, फीलिंग ऑफ लव, बिलोंगिंगनेस, डीलिंग विद स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. इकोनॉमिक, अ यूनिट टू अर्न लिविंग, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस एंड यूनिवर्सल रूल्स, सॉरी सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स आर लर्न्ड. ठीक है. एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिशन.
So all these things, it can be more presentable. You can write in this in your copy. इसी तरीके से थोड़ा सा लिख के देखिए विदाउट राइटिंग द इंट्रोडक्शन, बिकॉज द स्पेस डजंट अलाउ इंट्रोडक्शन. लेकिन हाँ, इसके बाद इन पॉइंट्स को लिखना जरूरी है. अगर आप सिंपल ये लिख के चाहते हैं कि यूनिवर्सल फंक्शन में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल, तो भी गलत इंप्रेशन जाता अगर आप उसके आगे पॉइंट्स नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स आपको इस चीज को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि यस, व्हाट आर द बायोलॉजिकल फंक्शन, व्हाट आर इकोनॉमिक फंक्शंस. तो थोड़ा सा इसको एलिब्रेट जरूर करना है. अगर ये क्वेश्चन 10 मार्कर में आता तो बहुत इजीली इससे हम डील कर सकते थे, बट दिस क्वेश्चन इज केम इन 7 मार्कर. तो उस 7 मार्कर के अकॉर्डिंग उस लिमिटेड स्पेस में हमें इसे कैसे डील करना है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया है. नेक्स्ट, संस्कार सिस्टम. वेरी इजी, बट द टॉपिक हियर इज इवेल्युएट. ओके, टुडे आई हैव टू डिस्कस वन थिंग. शायद मैंने अभी पिछली क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है. जब भी कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा भी था कि मैम प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एवेल्युएट, क्रिटिक, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन. सो मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आंसर राइटिंग. ओके, कौन कौन से आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं. सबसे पहले तो इवेल्युएट. सबसे पहले आता है इवेल्युएट. उसके बाद आएगा आपका इवेल्युएट के बाद आएगा आपका डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कमेंट, then one come critically analyzed. कभी कभी एनालाइज भी आ जाता है. क्लियर? ये कुछ डिफरेंट वर्ड्स आते हैं जो हमारे एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में यूज करें. देखो, अब इसको समझते हैं. एक जो वर्ड है ये डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, these two words. ओके, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन में आपको क्या करना है? सिंपल ऑल डायमेंशंस. सिंपल ऑल डायमेंशंस मीन्स आपको जितने डायमेंशंस उस टॉपिक के बारे में पता है चुपचाप से लिखिए और आगे बढ़िए. ठीक है, जितने डायमेंशंस लिख सकते हैं. ओह यार, क्यों मिट रहा है ये फोकस. ऑल डायमेंशंस. क्लियर? जैसे कि फैमिली आया, डिस्क्राइब फैमिली फंक्शंस. तो जितने फैमिली के बारे में क्या होता है, उनके पूरे फंक्शंस क्या होते हैं, पूरे लिख के चलिए. अगर 10 मार्कर में आता है तो उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं. एक्सप्लेन और डिस्क्राइब का ये कंटेक्स्ट है, जो आता है वो लिखना है, सिंपल सी बात. फिर जो कमेंट करने के लिए आता है, कमेंट भी बहुत कुछ इनके जैसा ही होता है. कमेंट मीन्स आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव आपको ज़्यादा लिखना रहता है. अच्छी अच्छी बातें लिखिए, जो भी आता है ऑल डायमेंशंस जितने आपको पता है उनके बारे में लिखिए और पॉजिटिव नोट पे एंड कर दीजिए. पॉजिटिव नोट पे एंडिंग हो जाती है. ठीक है, ये क्या होता है आपका कमेंट. अब आता है आपको एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज और इवेल्युएट. ये जो तीनों टर्म्स है ना, इन टर्म्स में आपको जो भी टॉपिक दिया है उसके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि आप उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे. क्लियर? इन एवेल्युएट, इन क्रिटिकली एनालाइज, इन एनालाइज. ठीक है, इनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में बात करनी है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बात करनी है. ठीक है, इवेल्युएट में पॉजिटिव और नेगेटिव करने के बाद आप एंड में जो आएंगे उसको पॉजिटिव के साथ और कुछ सजेशन के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, एंड कर दीजिए, एंडिंग.
क्लियर? क्रिटिकली एनालाइज में ये जो है इसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा 60 to 70%। यहाँ दोनों इक्वल रहेंगे, यहाँ पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा रहेगा, और एंड में पॉजिटिव प्लस सजेशन के साथ इसे एंड करिए। एनालाइज में भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव का पोर्शन ज्यादा होता है, नेगेटिव का कम होता है। ठीक है, नेगेटिव का आपका सॉरी is this note 3 पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव आपका क्या होगा, एनालाइज में नेगेटिव कम होता है और पॉजिटिव ज्यादा होता है, और इसको भी हमें पॉजिटिव पे ही आके एंड करना रहता है। नो नीड टू गिव सजेशन इन एनालाइज। क्लियर? ये बेसिक डिफरेंसेस है इन टर्मिनोलॉजीज का। क्लियर? इसको वर्ड्स नहीं करते, टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। टर्मिनोलॉजीज हमेशा कोई भी आंसर, इफ यू आर एन एस्पिरेंट और सिविल सर्विस एस्पिरेंट, यू हैव टू एंड योर आंसर ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। सो जितने भी आपको यहाँ टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, किसी में पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन एंड उसको पॉजिटिव नोट पे करना है। जहाँ सजेशन की बात करिए वहाँ सजेशन दीजिए, एनालाइज में सिंपल एनालाइज करके पॉजिटिव नेगेटिव पे पॉजिटिव पे काम करके ख़त्म कर दीजिए। क्लियर? अब इसी बेसिस पे जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज एवेल्यूएट द संस्कार सिस्टम। एवेल्यूएट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने हैं, दोनों को बैलेंस बताना है, और एंड में एक सजेशन के साथ आपको कंक्लूड कर देना है। सो शुरुआत में क्या करा, आप इसके लिखने के तरीके पे कैसे फोकस करेंगे। इन द बिगनिंग यू हैव टू डिफाइन संस्कार, यू हैव टू डिफाइन प्लस उनके एग्जाम्पल दीजिए, देन उनके पॉजिटिव दीजिए, फिर आपको इसका नेगेटिव देना है, और फिर आपको कंक्लूजन पे आना है। क्लियर? तो क्या था, संस्कार अ संस्कृत वर्ड हुज बेसिक मीनिंग इज प्यूरिफिकेशन, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, दैट इज द रिचुअल रिक्वायर्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ लाइफ आर कॉल्ड संस्कार। दे आर मेंशन फर्स्ट फाउंड इन गृह सूत्र, एक फैक्ट और दे दिया हमने, टोटल नंबर इज 16। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे कभी कभी इनका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज मिल सकता है, स्पेशली फ्रॉम दिस चूड़ा कर्म संस्कार। तो परेशान नहीं होना है, ऑथेंटिक सोर्स से देखिए, मैंने भी एक ऑथेंटिक सोर्स से देख के लिखे हैं, तो यू कैन लर्न दीज टाइप्स ऑफ दीज संस्कार इन दिस ऑर्डर। ये कुछ संस्कार जो हमारे रहते हैं, ये गर्भधारण, पुंसबन और सीमांतोनयन, ठीक है, ये आपके बिफोर बर्थ वाले संस्कार हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जब हम बाद में पढ़ेंगे तब इनको बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ और डेथ, इस टाइप से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा ही नहीं संस्कार क्या होते हैं, हमने को सिर्फ पूछा था उनको एवेल्यूएट करने का, तो हमने डेफिनेशन बताई और सीधे से उनको लिखने के तरीके में 16 के 16 लिख दिए। ठीक है, अभी डिवीजन की नेसेसिटी नहीं थी। क्लियर? नेक्स्ट इनके बेनिफिट्स पे बात करेंगे। promote sense of community and belongingness among individual, useful in preserving Hindu culture traditions, proper order of life cycle is maintained, जैसे कि आपकी लाइफ में अब क्या करना है, कैसे करना है, एक टाइम डिसाइड हो जाता है संस्कार से। 25 साल की उम्र में शादी करनी है, 12 साल 11 साल में उपनयन करना है, फिर पढ़ाई करनी है, तो हर चीज जब टाइम से होती है तो उसके उतने बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12th 25 साल की उम्र में कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर मैरिज आप 10 साल की उम्र में ही कर लेते हैं, तो व्हाट आर द इल इफेक्ट्स, या हमें चाइल्ड मैरिजेस के फॉर्म में देखने को मिलता है। हाँ, देयर आर प्रोविजंस दैट यू कैन स्टडी एज लॉन्ग एज यू वांट, बट देयर इज अ टाइमलाइन फॉर बेसिक एजुकेशन। ये साइंटिफिकली भी इस चीज में प्रूव हो चुका है, क्योंकि आपका माइंड उस हिसाब से काम करता है विथ टाइम। तो वही चीज हमारे संस्कार में भी रिफ्लेक्ट होती है। डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आप उपनयन के लिए जा रहे हैं, आप गुरु से पास शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यू आर गिविंग
मनी और गुरु दक्षिणा में आप उनका काम करते हैं, इज्जत करते हैं, वेद पढ़ते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ को जीते हैं, जो हम हमारी स्कूल एजुकेशन में भी अगर करा जाता है तो इट विल बेनिफिट एट अ लॉन्ग टाइम। और जो डिसिप्लिन आप स्कूल में, या आपको याद है जैसे कि बचपन में अपना मोरल साइंस का लेक्चर हुआ करता था, झूठ बोलना पाप है, लालच नहीं करना चाहिए, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स अगर टाइम पे आपने सीखी हैं तो वो डिसिप्लिन आपके अंदर बैठ जाता है और वो लाइफ लॉन्ग फॉलो होता है। दैट्स वाई प्रॉपर टाइम पे चीजें होना, इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, संस्कार में भी लिखा है, एंड साइंटिफिकली दीज थिंग्स हैज बीन प्रूव्ड ऑल्सो। अब प्रोमोटिंग सोशल हार्मनी एंड गुडविल, ओवरऑल सोसाइटी में अगर एक सिमेट्री चल रही है कि भाई इस टाइम पे सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर एजुकेशन हो रही है, फिर शादी हो रहे हैं, आपने देखा ही होगा एक एज के टाइम पे जब शादी नहीं होते तो आजू बाजू वाले ही ज़्यादा परेशान करते हैं, क्यों शादी क्यों नहीं करी अपने बच्चे की, या बेटी की शादी नहीं करी। तो ये थिंग्स क्यों है, क्योंकि सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस है कि इस एज के बाद शादी हो जानी चाहिए, या इस टाइम के बाद, या इस स्टेप के बाद अब तो शादी ही बचता है। क्लियर? सो सोशली एक्सेप्टेड है, हार्मनी है, इससे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। फिर हेल्प्स इंडिविजुअल प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल वे। आप विद्यारंभ की बात करें, गृहस्थ की बात करें, या फिर बाद में आप वानप्रस्थ वगैरह जैसे आश्रम सिस्टम में जाते हैं, तो ये संस्कार से सब रिलेट होते हैं, तो आप उसमें डिफरेंट रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरफ जाते हैं। एक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यू स्टार्टेड टू टेक एजुकेशन विच हेल्प यू टू बिकम अ गुड इंडिविजुअल। सो वो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंसान लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेता है, ही और शी हैड वेरी गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, देन ही और शी मूव्स टुवर्ड्स द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू नो द रियल ट्रूथ। सो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं ये। फिर अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, क्योंकि हमें एवेल्यूएट करना है क्या बुराई हैं। लिमिट्स इंडिविजुअल्स फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। अब आपको बोला है इसी टाइम पे शादी करनी है, इसी टाइम पे ये करना है, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ये करिए, तो इंडिविजुअल कोई करना नहीं चाहता है, किसी और को कुछ करना है, उस वो जिस प्रोसेस में या पढ़ाई में लगे हैं उनको नहीं, हमें शादी नहीं करनी, इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, तो उस फ्रीडम को छीनता है। उसकी वजह से सोशल लेवल पे उसका क्या होता है, वैल्यू रिस्पेक्ट में कमी आती है, जो आपने देखा होगा। मोर एम्फेसाइज ऑन कस्टम्स, कस्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये संस्कार वो संस्कार, आपने देखा हो मुंडन हो रहा है, फिर कौन सी पूजा चल रही है, फिर आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कस्टम्स और बेसिस पे है आपका मैरिज, कितना बड़ा आडंबर हमारे देश में उसके लिए किया जाता है, लाखों खर्च होते हैं। और इसके अलावा और कस्टम्स और रिचुअल, चल ये पूजा मत करिए, इस दिन ये पूजा होती है, इस दिन ये खाना है, इस दिन ये पहनना है, ये खरीद के ला, इसके बिना काम नहीं होता है। देयर आर वेरियस वेरियस नंबर ऑफ रिचुअल्स। सो जो इंसान का दिमाग दूसरी चीज़ों में फोकस करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, इट बिकम सर्टेन लाइक एक एग्जॉस्टेड हो जाता है, या उसमें बंद के रह जाता है, तो क्रिएटिविटी आपकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। सेम चीज़ जैसे कि मैरिज प्रोसेशन, एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाते हैं। फेवर्ड प्रीस्ट एंड डिट्रॉयट द कंडीशन ऑफ पुअर क्लास। अब जितने भी रिचुअल्स हो रहे हैं उससे प्रीस्ट को फायदा हो रहा है, बट अगर किसी पुअर के पास पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो बोला आपके पास आप ये यज्ञ करिए, ये पूजा करवाइए तो फायदा होगा, बट दैट पर्सन डज नॉट हैव दैट मनी टू अफोर्ड दैट पूजा और दैट रिचुअल। सो क्या हुआ, आपके साथ तो बुरा होगा, वो अपने दिमाग में इस गिल्ट को लेकर बैठा रहता है। तो दीज आर द सम ड्रॉबैक्स ऑफ अप्रोचिंग दिस संस्कार। क्रिटिसाइज ड्यू टू देयर बाइज्ड अप्रोच। कैसे बाइज्ड अप्रोच है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन करता है, दीज थिंग्स आर नॉट परफॉर्म्ड बाय वुमेन, सो एंड सो आर नॉट परफॉर्म्ड बाय लोअर क्लास और डिप्रेस्ड क्लास, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन आते हैं। सो इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड, नाइस। सेवंथ, डिस्क्रिमिनेशन, मैंने जो आपको बात बताई, डिस्क्रिमिनेशन वाली कंडीशन आ जाती है अगेंस्ट वुमेन इन रिचुअल। अब हमने अच्छाई बता दी, बुराई बता दी, अब क्या रहा, ओवरऑल हमको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। कैसे लिखा है, संस्कार शुड बी फॉलोड इन अ प्रॉपर साइंटिफिक वे बाय कंसिडरिंग द प्रेजेंट लाइफस्टाइल। जो मैंने आपको बताया कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व, साइंटिफिक फैक्टर्स इन्वॉल्व टू फॉलो दी संस्कार, तो उस चीज को बताइए, उस चीज को प्रूव करिए, बिकॉज टुडेज जनरेशन वांट्स प्रूफ, हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर आप उस यूथ को उस बताने में आसानी हो जाती है, उसको रिलेट करना आसान हो जाता है, और वी कैन मोल्ड दिस संस्कार, मोल्ड नहीं कहना चाहिए, उनको आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिस करना अगर हम स्टार्ट कर देंगे, तो इट बिकम ईजी फॉर एवरीवन टू फॉलो दिस संस्कार्स एंड ईजी फॉर एवरीवन टू एक्सेप्ट दिस। जैसे कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, बट नीड टू बी अंडरस्टूड बाय द यूथ इन प्रॉपर वे।
जैसा कि आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हमारे जो सीएम साहब है उन्होंने बोला कि जो आप लोगों को शादी विवाह में ज़्यादा खर्चा ना करें, एक प्रॉपर तरीके से शादी करें, ओवरऑल जो सामूहिक विवाह का कॉन्सेप्ट होता है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। तो इस टाइप की इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स भी लेती हैं, प्रॉपर संस्कार भी फॉलो हो और अननेसेसरी वेस्टेज या कस्टम्स के नाम पे जो आपकी क्या कहना चाहिए एक्स्ट्रावेगेंस होता है उसको कम किया जा सके। क्लियर? सो डिफरेंस भी बेनिफिट्स लिमिटेशंस भी बता दी और ओवरऑल वे में हमने इसे कंप्लीट भी कर लिया। क्लियर? सो आई होप this session will be fruitful for you in your answer writing as well as notes making section. Thank you so much. We'll meet at the next session with entrepreneurship. Definitely we're going to deal with entrepreneurship, but before that, do come on 1st June as we are launching our first English medium batch at Champion Square. Fully dedicated faculty, all notes, answer writings, each and everything will be provided in English. So please take a demo and do visit at Champion Square on 1st of June. Thank you so much.